हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन फिजिक्स और हम लोग इसमें देख रहे हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ में हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं धीरे से। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन इन टू वेरिएबल के ग्राफ बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका y = mx + c और दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे जो पहले हम लोग उसको इंट्रोडक्शन बताए थे कि ये मेथड होता है, बट उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। सो अभी हमारे पास है y = mx + c और हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट करता है। तो m क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। ये है क्या m? तो ये है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुना में जो रहेगा, x के गुना में जो भी रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंडीशन रहना चाहिए y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। ये फिक्स है, कोफिशिएंट ऑफ y 1 होना चाहिए, तब x का जो कोफिशिएंट रहेगा वो हमारा स्लोप कहलाता है, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्लोप क्या है इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इसको कंपेयर करके कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन रहेगा और वहाँ से हम लोग कंपेयर करके ये बता रहे थे कि वहाँ पे m क्या है और c क्या है। फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे c क्या है तो c हम लोग बोले थे y इंटरसेप्ट। तो ये तो नाम हम लोग जान गए कि m क्या है, स्लोप है, c क्या है, y इंटरसेप्ट है, और इसको निकालने के लिए भी सीखे हैं। लेकिन ये है क्या एक्चुअली में, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या कैलकुलेट करते हैं, तो इसको क्या फ़ायदा होता है, ये सब हम लोग, और ग्राफ में ये कैसे हेल्पफुल होता है ये हम लोग जानेंगे। हाँ, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर से इसमें निकाल के देखते हैं m क्या है, c क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है v = u + at, जहाँ हम लोग ये देखें वेलोसिटी टाइम पे इस तरह से वेरी कर रहा है और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इसमें हम लोग को निकालना है कि m क्या है और c क्या है, जहाँ ये u ये बताता है इनिशियल स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट? जैसे आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जिनका वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, बस गिवन नहीं रहता। v क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है, which have to calculate. So this is the variable which is called dependent variable. ये एक ऐसा वैल्यू है v जो है फाइनल वेलोसिटी है, जिसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, और जिसको कैलकुलेट करना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नो डाउट डिपेंडेंट वेरिएबल। सो नेक्स्ट है हमारा a को हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे, और ये एक्सेलरेशन जो ये तभी है डिवाइन इक्वेशन जब एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है तभी ये फॉर्मूला का यूज होता है। सो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, और कैसा कांस्टेंट कहलाएगा? आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाएगा। सो नेक्स्ट, टाइम इज वेरिएबल, वहाँ टाइम है जो टाइम एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी हम लोग का बढ़ेगा। सो अब हम लोग को इसमें करना क्या है? कंपेयर करना है और इसमें बताना है स्लोप कितना है और इंटरसेप्ट कितना है। किससे कंपेयर करेंगे? सो कंपेयर विथ y = mx + c। सो हाउ कैन यू कंपेयर विथ दिस? सो दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, dependent variable here the dependent variable is final velocity. so यहाँ पे final velocity dependent variable है. in this case the coefficient of dependent variable is 1 and here also is 1. so note, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों सेम है, दोनों का कोफिशिएंट, इसका भी मल्टीप्लाई में 1 है, इसका भी मल्टीप्लाई में 1 है। उसके बाद देखें कांस्टेंट इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है। सो ये इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, v = at को पहले ला दिया और u को पहले ला दिया, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिखे, इसको पहले लिखे दे, बात तो सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 2 + 3 ये 5 आता है, वैसे ही 3 + 2 कर देंगे तो भी क्या आएगा? 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो सिमिलरली ये इधर है तो इधर लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके,
सो अब कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1, यहाँ वेरिएबल t, यहाँ वेरिएबल क्या है x है, और वेरिएबल के मल्टीपल में यहाँ पे m है स्लोप और यहाँ पे a है। सो कंपेयर किए, जहाँ m का वैल्यू क्या आया, a आया। सो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन v इक्वल टू at प्लस u एंड y इक्वल टू mx प्लस c, दोनों को कंपेयर किए हैं। सो यहाँ पे पता लगा है कि वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लायर यहाँ पे a है और यहाँ पे कोफिशिएंट m है। दूसरा ने कहते कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है और यहाँ पे u है। तो c यानी कि हम लोग को स्लोप का वैल्यू इस इक्वेशन में स्लोप कितना आया अगर पूछा जाए तो यही हमारा स्लोप का वैल्यू a आएगा। और y इंटरसेप्ट कितना आया, सो y इंटरसेप्ट हमारा क्या रहेगा, u रहेगा। सो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन है तो हम लोग स्लोप एंड इंटरसेप्ट को निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखना है कि स्लोप क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और इंटरसेप्ट क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हो, उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे हम लोग लिए हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, इस फॉर्म में हम लोग लिए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी न किसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है। और सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू mx प्लस सी। इसके अलावा ये दूसरा किसी भी तरह से भी ये लाइन हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी ये देख लेते हैं। अब इसमें हम लोग को पता लगाना है कि स्लोप क्या होता है। तो अगर लीनियर इक्वेशन या लीनियर ग्राफ में यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, उसमें अगर हम लोग स्लोप का अगर बात करते हैं तो उसमें स्लोप का मतलब होता है एक इंक्लिनेशन मेजरमेंट किया जाता है। इंक्लिनेशन मतलब कितना झुकाव है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, है ना, या कर्व। किसी कर्व का किसी पॉइंट पे, है ना, कितना झुकाव है, किससे, ये एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। कितना झुकाव है, कितना ढलान है, वो हमारा स्लोप बताता है। तो कितना झुकाव है किसके, ये हॉरिजॉन्टल से, एक्स एक्सिस से कितना झुकाव है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। तो बोलेंगे इस सब पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया। तो देखो, जब भी एंगल मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह से, तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में जब जाते हैं तो उस केस में एंगल को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन अगर घड़ी के डायरेक्शन में जाते हैं, क्लॉक के डायरेक्शन में जाते हैं, उस डायरेक्शन में अगर एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो वो हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि घड़ी के दिशा में नेगेटिव एंगल मेजरमेंट होता है और घड़ी के विपरीत, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल मेजरमेंट किया जाता है। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन मेजरमेंट करने का है और वो इंक्लिनेशन मेजरमेंट करेंगे। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और इस एक्सिस से इस लाइन का इंक्लिनेशन मेजरमेंट करने का एक ही तरीका है, वो है एंगल। अगर एंगल हम लोग को पता चल जाएगा तो इनका इंक्लिनेशन मेजर कर सकते हैं। सो ये एंगल हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं। सो स्लोप जो होगा, जो इंक्लिनेशन मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन, कितना झुकाव है, कितना ढलान है, वो स्लोप एम है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टैन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या होगा, टैन थीटा होगा। और ये हमेशा, ये लाइन जो होता है, लाइन के केस में ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। m का वैल्यू, ये कांस्टेंट ऑफ स्लोप जो रहता है वो स्लोप कांस्टेंट होता है। और किस केस में, जब ग्राफ हमारा क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हमेशा एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगा।
सो ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन जो रहेगा इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बोलेंगे सर समझ नहीं आया, बोलो ओके। सो देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर इंक्लिनेशन मेजर किए हैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट किए हैं तो आया है थीटा। अगर मैं बोलूँगा इस लाइन पे, ये हमारा यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस हो, इस पॉइंट पे इंक्लिनेशन मेजरमेंट करके बताओ तो ये एंगल आएगा, ये भी एंगल आएगा थीटा। बोलेंगे कि नहीं हमारा इस पॉइंट पे मेजरमेंट करके बताओ, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गया, ये एंगल भी मेजर करेंगे तो ये आएगा थीटा। इस लाइन के किसी पॉइंट पे अगर एक्स एक्सिस में, अगर हम लोग एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन है अगर मेजरमेंट करेंगे तो एंगल थीटा आएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जब दो कोई पैरेलल लाइन से तीसरा लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। सिमिलरली ये और ये दो पैरेलल लाइन है तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा। सो एंगल ये बराबर होते हैं, सो इसीलिए ये बराबर होते जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन का ये खासियत है कि इनका स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। और स्लोप का वैल्यू कितना देते हैं, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं वो tan थीटा होता है। ये स्लोप किस चीज को मेजरमेंट करता है, तो इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन है। अलग अलग ग्राफ के लिए स्लोप अलग अलग होता है। जैसे मैं दूसरा, अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, अगर मैं स्लोप बताना चाहूँगा तो कैसे निकालेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। सो हमें इस ग्राफ में, ये ग्राफ जो दिख रहा है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ, ये पैराबोलिक पाथ बोलते हैं इसको। कैसा, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। तो पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक कर्व है। और ये पैराबोलिक कर्व में दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मैं इस केस में बोलूँगा कि इस ग्राफ पे किसी पॉइंट ए है और बी है, उन दोनों पे स्लोप क्या होगा उसको कैसे निकालेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में सिंपल था, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा था वो हम लोग निकाल देते, वही हमारा क्या होता है, एंगल होता है। जब कर्व आता है तो कर्व में सबसे पहले करना क्या होता है वो देखेंगे। तो कर्व केस में जिस पॉइंट पे हम लोग को स्लोप निकालना रहेगा उस पॉइंट पे हम लोग क्या बनाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो कितने लोग के दिमाग में आया होगा, तो कितने लोग के दिमाग में आया होगा कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, है ना। एक ऐसा लाइन जो जिस केवल उसी पॉइंट को टच करके जाना चाहिए और कहीं से भी टच नहीं होना चाहिए, उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं और हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। सो एक ऐसा लाइन है कर्व के ए पॉइंट को ही केवल टच करके जा रहा है, बाकी किसी पॉइंट को टच नहीं कर रहा है। तो वैसे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का इंक्लिनेशन मेजर करेंगे। उस टेंजेंट का हम लोग इंक्लिनेशन मेजर करेंगे कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, और वो जितना एंगल बनाएगा tan थीटा वो हमारा निकल जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट ए। m फॉर स्लोप ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट ए पॉइंट पे स्लोप कर्व का क्या होगा, वो tan थीटा कहलाएगा। जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हम लोग को, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही हमारा उस पॉइंट पे उस कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, यानी कर्व का इंक्लिनेशन बताएगा। फिर से अगर हम लोग बी पॉइंट पे जाते हैं, सिमिलरली बी पॉइंट पे क्या करेंगे, तो बी पॉइंट पे भी हम लोग तो बी पॉइंट पे भी हम लोग को क्या करना है, पहले टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो टेंजेंट ड्रॉ किए। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो केवल उसी पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। किस पॉइंट को, बी पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। सो ये लाइन जो होगा वो हमारा हो जाएगा टेंजेंट।
और उसका इंक्लिनेशन जो होगा वो होगा ये थीटा डैश, यानी कि ये थीटा ए और थीटा बी भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर स्लोप निकालना होगा तो ये होगा tan थीटा डैश, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट बी। तो कर्व के अलग अलग पॉइंट पे उनका स्लोप अलग होगा, उनका झुकाव एक्स एक्सिस से अलग अलग होगा, है ना। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन का बात करेंगे तो उस स्ट्रेट लाइन का झुकाव जो होता है वो कर्व में हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए उनका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूंगा कि बताओ स्लोप इसमें कितना ज़्यादा है, तो जिसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखेंगे थीटा एंगल बहुत बड़ा है, थीटा जो बड़ा एंगल रहेगा उसका इंक्लिनेशन उतना ज़्यादा रहेगा। तो इस केस में इंक्लिनेशन जो है बी का ज़्यादा है ए के रेस्पेक्ट में, यानी सॉरी स्लोप जो है बी का ज़्यादा है ए के रेस्पेक्ट में। जिसका थीटा ज़्यादा रहेगा उसका tan थीटा का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, क्योंकि tan थीटा किस पे डिपेंड करता है, एंगल tan थीटा थीटा पे डिपेंड करता है। बोलेंगे सर नहीं समझ में आए क्या बोल रहे हो, थीटा बढ़ा देंगे tan थीटा बढ़ जाएगा। ये देखिए अब देखते हैं हम लोग, मान लो कि tan 0 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट किए, मान लो कि हमारा थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और यहाँ tan थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। ओके, tan 0 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ tan 0 डिग्री आ गया, 0 डिग्री 0 होता है। अब मैंने लिया यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री आ गया, वो हो जाएगा 1/√2√3। फिर मिला tan 45 डिग्री, सॉरी एंगल ऑफ 45 डिग्री ले लिए, तो यह आ जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री 1 होता है। फिर आ गया 60 डिग्री का लेते हैं, तो 60 डिग्री होता है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री √3, और √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू 1.732। जैसे जैसे देखिए थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, थीटा 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे tan थीटा का वैल्यू 0, ये पॉइंट में कुछ आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 से ज़्यादा हो गया। वैसे जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे tan थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो वही कहने का मतलब है कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका tan थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा, और tan थीटा होता क्या है, स्लोप के बराबर होता है। तो जिसका थीटा ज़्यादा होगा tan थीटा ज़्यादा होगा, और tan थीटा ज़्यादा होगा तो स्लोप ज़्यादा होगा। या इसका मतलब हम लोग क्या बता सकते हैं, जिसका इंक्लिनेशन यानी एंगल ये ज़्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो याद रहे, दो लाइन में कंपेयर करेंगे या दो पॉइंट पे कंपेयर किए, एक ही कर्व के दो पॉइंट है ए एंड बी, और मैं बोलूँगा कि इन दोनों पॉइंट में स्लोप किस में ज़्यादा है, तो बी पे स्लोप ज़्यादा है, ए पे क्या है, कम है ना। तो देखिए बी पे ढलान चढ़ान ज़्यादा है और सी पे कम है, ए पे कम है। तो जिसका ज़्यादा रहेगा थीटा का वैल्यू उसका स्लोप ज़्यादा रहेगा। तो कर्व में बनाने का क्या है कि सबसे पहले स्लोप सबसे पहले कर्व में बनाने का क्या है, तो सबसे पहले टेंजेंट बनाएंगे, और टेंजेंट बनाने के बाद फिर उसका इंक्लिनेशन मेजर करेंगे एक्स एक्सिस के साथ, वही हमारा क्या होगा, स्लोप होगा। तो स्लोप से हमको पता चला कि ये होता क्या है, तो ये मेजरमेंट करता है, इंक्लिनेशन को मेजरमेंट करता है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ उसका झुकाव क्या है उसी का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्लोप का यूज करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। याद रहे दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो हमेशा हर एक पॉइंट पे उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ सेम होता है, इसलिए वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं कर्व का, तो कर्व का अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होता है ना। ये स्लोप बढ़ते भी जा सकता है, घटते भी जा सकता है, बढ़ घट भी सकता है, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड करेगा। लेकिन लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है ना, वो कांस्टेंट होगा क्योंकि उसका थीटा का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इनका जो ग्राफ आता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग स्लोप आएगा और क्या क्या केसेस हो सकते हैं जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग अगर y = mx + c लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं तो वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा,
और उसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो हम लोग को एक रिजल्टेंट आया, m का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो कांस्टेंट होने में भी 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, 4 पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। कांस्टेंट में सबसे पहला वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है, m का वैल्यू 0। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि m का वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब m का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। और चौथा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि m का वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी m कैसा हो, नेगेटिव हो। सो m कांस्टेंट है, कांस्टेंट में क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, या पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, या कोई नेगेटिव वैल्यू हो सकता है। उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा वो ध्यान में हम लोग को रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये अगर m का वैल्यू 0 है, यानी कि tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा आप बताइए थीटा के कौन से वैल्यू के लिए tan का वैल्यू 0 आता है, तो थीटा 0 डिग्री अगर रखते हैं तो उस केस में थीटा का वैल्यू 0 आता है, तो हमारा इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। दूसरे केस में देखते हैं कि tan थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट आता है, वो किस केस में आता है इनफाइनाइट, तो जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री। ये थीटा है क्या, तो ये याद रहे थीटा जो है वो एंगल विथ एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ यानी हॉरिजॉन्टल के साथ बोल सकते हैं। और किससे हॉरिजॉन्टल में, कौन सा डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये भी ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो रहेगा उस डायरेक्शन में। सो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, यानी कि 0 डिग्री एंगल कहने का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 0 डिग्री एंगल मतलब एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाना, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ये वाला केस। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट 90 डिग्री है ना, यानी कि ये किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री कौन बनाता है, वाई एक्सिस बनाता है, या वैसा लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो बनेगा ग्राफ वो क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल रहेंगे, है ना, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस केस में क्या बना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहेगा तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर पॉजिटिव है मतलब tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्यों होगा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव कब रहेगा, जब थीटा क्या होगा 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा। थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो tan थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस में नेगेटिव आ रहा है, m का वैल्यू tan थीटा होता है तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो नेगेटिव कहने का मतलब क्या होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 टू 180 के बीच में होगा, 90 और 180 के बीच में अगर थीटा रहता है, थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 180, उस केस में tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। क्योंकि ये 90 से 180 का बात करेंगे तो ये 0 डिग्री हो गया, वो 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, cot थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, केवल पॉजिटिव होता है sin थीटा और cosec थीटा, उसके अलावा सारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। सो अगर हमारा थीटा का वैल्यू अगर 90 और 120 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब स्लोप जो होगा नेगेटिव आएगा, या स्लोप अगर नेगेटिव है तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या होगा, थीटा जो है 90 और 180 के बीच में। अगर
स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, एम का वैल्यू पॉजिटिव है, तो उस केस में हम समझ जाएंगे कि थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में। अगर tan थीटा का यानी स्लोप का वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर हमारा स्लोप का वैल्यू 0 आया है तो उस केस में हमारा ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। तो हम लोग ये 4 केस पॉसिबिलिटी लिए हैं, ये 4 पॉसिबिलिटी में से कोई भी पॉसिबिलिटी हम लोग देख सकते हैं इसमें। हम लोग ने देखा एम का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो इन्फिनिटी, 0, पॉजिटिव नंबर भी कोई हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसके साथ साथ 1 भी हो सकता है। 1 क्यों होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अब हमारे पास m का वैल्यू अगर हमारे पास ग्राफ दिया रहेगा तो उस समय हम लोग कैसे निकालेंगे। m तो हमें पता चल गया कि m होता क्या है, तो कोई भी बोलेगा m है क्या तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं m tan थीटा होता है, यानी कि इंक्लिनेशन का मेजरमेंट करता है। जैसे ये लाइन है हमारे पास, इस लाइन के लिए m निकालना रहेगा तो ये हम लोग को tan थीटा का वैल्यू, ये थीटा वैल्यू निकालना पड़ेगा, और थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अब tan थीटा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, tan थीटा का कॉन्सेप्ट आया है राइट एंगल ट्रायंगल से। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई थीटा एंगल निकालना है, थीटा गिवन है, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं और साथ वाले को बेस बोलते हैं। अब tan थीटा यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे इस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये थीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को कोई ना कोई 2 पॉइंट हम लोग को एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। अगर कोई भी 2 पॉइंट अगर हम लोग को मालूम है तो हम लोग थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये केवल स्ट्रेट लाइन के लिए है ना, ये जो बता रहा हूँ वो केवल स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। अगर ये कर्व पे अगर स्लोप निकालना हो तो ये tan थीटा का वैल्यू इस तरह से नहीं निकलेगा। tan थीटा का वैल्यू केवल स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से निकलेगा जो बता रहा हूँ, लेकिन अगर कर्व रहेगा तो उसके लिए हम लोग को डिफ्रेंसिएशन का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आते हैं, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। सो स्ट्रेट लाइन का कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास 2 पॉइंट कोई चाहिए यहाँ पे। सो 2 पॉइंट हमारे पास है, एक A, इससे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए M, दूसरा पॉइंट है B क्या है यहाँ पे हमारा N है। तो कोई भी 2 पॉइंट मालूम हमारा होना चाहिए जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम हो। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में अब देखेंगे ये 2 लाइन ड्रॉ किए हैं। अच्छा, ये जो लाइन है AM लाइन, AM जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AM देखो यहाँ से यहाँ तक का ये y के तरफ डिस्टेंस है, y एक्सिस के तरफ डिस्टेंस है। सो ये कहाँ है डिस्टेंस, y1, तो ये y1 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं बोलूँगा ये BN यानी कि हमारा AM जो है वो y1 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर मैं बोलूँगा अच्छा बताइए BN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का हाइट y एक्सिस के तरफ केवल गए हाइट, तो y2 होगा। सो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, y2। अब y2 क्या है, BN का वैल्यू हमारे पास आ गया y2। ओके, अब हम लोग आते हैं, ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये x एक्सिस में डिस्टेंस पॉइंट A का कितना है, x1, और ये ओरिजिन से n का डिस्टेंस निकालना चाहें तो ओरिजिन से n का डिस्टेंस कहाँ है, x2 दिया है। ये कोऑर्डिनेट जो होता है x1 y1, x1 क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अलोंग x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट अलोंग x एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन से x एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, x1, तो वो बता रहा है। ओरिजिन से x एक्सिस में डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, x2 पॉइंट B का, तो x2 ये बताता है। तो हम लोग को ये मालूम चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू A। याद रहे A के पैरेलल लाइन ड्रॉ, सॉरी अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल टू क्या रहेगा, x एक्सिस रहेगा। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर लिए हम लोग।
अब ये पैरेलल है तो पैरेलल ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा ही होगा। अब थीटा हो गया। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं C। अब ट्रायंगल ABC को देखते हैं तो ट्रायंगल ABC को अगर हम लोग बाहर निकाल दें तो इस तरह से हमारा आएगा ये A और ये B और ये हमारा क्या हो गया C। ओके, अब देखते हैं ये एंगल हमारे पास थीटा है, सो tan थीटा का अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है और बेस यहाँ पे क्या है AC, यानी BC का वैल्यू पुट करेंगे और AC का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए BC का वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे, देखिए BC यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम लोग को ये वैल्यू मालूम है y2, BN का वैल्यू मालूम है y2 और ये वाला AN का वैल्यू y1 मालूम है, AM का वैल्यू y1, ये भी y1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो y2 में से अगर y1 घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा, ये y2 है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ y1 है, तो y2 में से अगर y1 को घटा दें तो ये वाला पोर्शन बचेगा। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1। सो ये हमारा पोर्शन BC का वैल्यू हो जाएगा y2 माइनस y1, ये B और C का वैल्यू। सिमिलरली अगर AC का वैल्यू निकालते हैं तो देखो ये x2 है और ये x1 है, x2 में से x1 को हटा देंगे माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा और ये AC के बराबर हो जाएगा। तो ये x2 में से x1 को हटा दिए मतलब माइनस कर दिए तो हमको क्या मिल गया, ये वाला पोर्शन और ये सेम AC के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग A एंड AC का वैल्यू कितना लिख देंगे, AC का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे x2 माइनस x1। तो स्लोप कैसे निकला, 2 पॉइंट दिया रहेगा तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट गिवन रहेगा तो हम लोग m का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर से कुछ देखते हैं एग्जाम्पल, उसमें हम लोग को और क्लियर होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से गिवन है। तो हम लोग क्या है कि 2 पॉइंट कैलकुलेट करना है, कोई भी लाइन पे 2 पॉइंट अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको स्लोप निकल जाएगा। तो कोई भी देखते हैं कौन सा पॉइंट हम लोग को मालूम है। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखो ये 10 दिया है, v का वैल्यू दिया है, v कौन सा कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, और उस समय ये कहाँ पे x टाइम कितना है, 0 है। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 10। तो इससे गिवन डेटा से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे आते हैं, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाला पे x कोऑर्डिनेट दिया है 5 और उस समय y कोऑर्डिनेट कितना दिया है, y एक्सिस का 5, तो ये 5,5। तो 2 पॉइंट निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप यानी कि tan थीटा का वैल्यू निकालना है और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग पीछे देखे थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ y2 के जगह पे क्या है, y कोऑर्डिनेट की जगह वेलोसिटी है तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई यहाँ x कोऑर्डिनेट पे टाइम है तो t2 माइनस t1, यही हम लोग को स्लोप निकलेगा। तो स्लोप देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, v2 का वैल्यू कोई भी v2, देखिए अगर हम लोग ये पॉइंट को पहला पॉइंट लेते हैं तो ये हो जाएगा t1, v1, पहले x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट। ये दूसरा पॉइंट लेंगे तो क्या होगा t2, v2। अब कंफ्यूजन ये है कि क्या सर हम लोग इसको पहला पॉइंट नहीं ले सकते और उसको दूसरा पॉइंट नहीं ले सकते, तो बोला हाँ ले सकते हैं। दोनों केस में सेम आंसर आएगा। या तो हम लोग पॉइंट कहाँ ले, पहला इसको ले या पहले इससे ले, दोनों में से किसी एक को पहला लेंगे तो एक को नेक्स्ट को दूसरा लेना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे v2 का वैल्यू देखते हैं, या v2 है 5 माइनस v1 का वैल्यू वहाँ देखते हैं, v1 का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई t2 का वैल्यू देखते हैं कितना है 5 माइनस t1 का वैल्यू कितना है 0। सो यहाँ से कैलकुलेट किए तो 5 माइनस 10 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, 5 माइनस 0 5। सो आ गया हमारा -1। तो हमारा स्लोप कितना आ गया -1। बोलेंगे सर नेगेटिव आ गया, मैं बोला हाँ नेगेटिव आ गया। बोलेंगे सर क्यों आया नेगेटिव, तो देखिए ये लाइन को देखो, ये लाइन को
जब धीरे से एक्सटेंड करते हैं और एक्स एक्सिस से एंगल बनाते हैं तो ये एंगल थीटा यही स्लोप बताता है, और वो थीटा कैसा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। और वो जब 90 डिग्री से बड़ा रहता है, 90 डिग्री या 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच में जब रहता है तो हमारा m का वैल्यू नेगेटिव आता है, जो हम लोग पीछे देखे थे। इसलिए यहाँ पे m का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव आया। तो हम लोग को चाहिए क्या, चाहिए स्लोप निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट चाहिए, और नहीं दिया रहेगा तो उस पॉइंट को खोजना है। गिवन डेटा से 2 पॉइंट को खोजना है, और खोजेंगे हम लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं स्लोप को। तो याद रहे, इस ग्राफ में 2 पॉइंट खोजना है। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसमें 2 पॉइंट्स देखना है कि गिवन है, नहीं गिवन है तो उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जब वो निकल जाएगा तो हम लोग को स्लोप ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर एंगल दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल से तो डायरेक्ट tan थीटा का वैल्यू निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं। अगर एंगल नहीं दिया रहेगा तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। याद रहे m, स्लोप जो है m, जो tan थीटा है वो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो y2 माइनस y1 को y1 माइनस y2 करेंगे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे x2 माइनस x1 है, इसको भी करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसल सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 में से पहला घटा, इनमें 2 में से पहला घटा रहे हैं, इसमें से 1 में से पहला दूसरा घटा रहे हैं, इसमें भी 1 में से दूसरा घटा रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से। कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैथमेटिकल टर्म्स है, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देखिए m का वैल्यू क्या क्या है। m का वैल्यू हमारा होगा, एक 0 हो सकता है, इन्फानाइट हो सकता है, और m का वैल्यू 0, इन्फानाइट, जो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। उसके साथ साथ मैं बताया m का वैल्यू 1 भी हो सकता है, और 1 होगा तो क्या होगा। अगर हम बात करते हैं कि m का वैल्यू अगर 1 हो, तो m का वैल्यू अगर 1 हो तो इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या हो, 1 हो। और tan थीटा का वैल्यू जो होता है 1 कब होता है, सबको मालूम है कि 45 डिग्री पे, यानी थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 45। यानी ऐसा लाइन होना चाहिए जो x कोऑर्डिनेट से कितना एंगल बना के जाए, 45 डिग्री एंगल बना के जाए। तो ये देखो, ये 45 डिग्री का एंगल बना, तो ये हमारा ऐसा एक लाइन है जिसका m का वैल्यू कितना है, 1 है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 45 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 45, क्योंकि वो 90 डिग्री है तो दोनों तरफ से 45 डिग्री। तो अगर स्लोप 1 है तो स्लोप 1 रहेगा, तो ऐसा एंगल बनेगा, कोई भी ऐसा ग्राफ बनेगा, इसके पैरेलल कोई भी बन सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी बन सकता है, लेकिन इसके क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। सो पैरेलल गर्भ बना, m इक्वल टू 1 यहाँ पे भी रिप्रेजेंट होगा, m इक्वल टू 1 यहाँ पे भी रिप्रेजेंट होगा। अगर थीटा का वैल्यू स्लोप का वैल्यू 1 से कम है तो एंगल कम होगा, तो उस केस में 1 से कम वाले जो भी रहेंगे वो इनका लाइन इस तरह से बनेगा, m लेस देन 1, और 1 से ज़्यादा रहेंगे तो इससे ऊपर सब ग्राफ बनेगा। m जो रहे 1 से अगर ज़्यादा आ जाता है, जैसे 1 से ज़्यादा वैल्यू 2 आ गया, 3 आ गया, तो A1 जो बीच वाला लाइन है उससे थोड़ा सा 45 डिग्री से ऊपर एंगल बनेगा। 1 से ज़्यादा आएगा तो 45 डिग्री से ऊपर कर्व बनेगा। 1 से कम है, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ये 1 से कम है, 0.8 आ गया स्लोप का वैल्यू, तो उस केस में ये जो बीच वाला लाइन है या ये वाला लाइन है, इससे हमेशा ग्राफ क्या होगा, नीचे बनते जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू अगर 1 हो सकता है तो 1 क्या होता है, बीच में, यानी कि एंगल डिवाइडर होता है, 45 डिग्री में बांटता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट को। तो इसीलिए अगर 1 से छोटा वैल्यू है तो 45 डिग्री से कम एंगल बनाना है, 1 से अगर बड़ा है वैल्यू किसका, स्लोप का, तो कितना बनाना है, 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाना है। इसीलिए बार बार बोल रहा था 1m स्लोप का वैल्यू 1 भी हो सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे m का वैल्यू के बारे में, जाने कि m का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या रिप्रेजेंट करता है। तो m इंक्लिनेशन को मेजरमेंट करता है। अब हम लोग देखेंगे
इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट है क्या, सी का वैल्यू। फिर से हम लोग आते हैं वे इक्वेशन पे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये स्लोप है जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ये वैल्यू क्या क्या हो सकता है। m का वैल्यू 0, m का वैल्यू इन्फानाइट, m का वैल्यू पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, m का वैल्यू नेगेटिव भी कोई हो सकता है, और m का वैल्यू 1 भी हो सकता है ना। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो m का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अभी tan थीटा का यूज कर रहे थे, अब हम लोग यूज करने लगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस आएगा दो पॉइंट के बीच में, वही हमारा स्लोप निकलेगा। तो स्लोप हम लोग जान लें। अब बारी आता है c के बारे में। c क्या है, तो c है हमारा y इंटरसेप्ट। तो क्वेश्चन आता है कि y इंटरसेप्ट होता क्या है। तो y इंटरसेप्ट होता क्या है अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो बहुत आसान है। जैसे हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, y एक्सिस, x एक्सिस, y इंटरसेप्ट कहने का मतलब y एक्सिस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे कोई लाइन ऐसे गया, यहाँ पे ये पॉइंट, यानी ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस का डिस्टेंस को हम लोग वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ऑन वाई एक्सिस, इनके बीच के जो डिस्टेंस रहेगा उसी को हम लोग वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। फिर से देख लेते हैं। तो C है हमारे पास क्या, C है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट होता क्या है, तो फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, अलोंग y एक्सिस, किस डायरेक्शन में, y एक्सिस में, है ना, अलोंग y एक्सिस में हम लोग मेजर करेंगे डिस्टेंस, है ना, ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट का ऑफ लाइन, किसका, लाइन का ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट किया है, तो सपोज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट से, ओरिजिन से इस पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वही c, वही हमारा क्या होगा, इंटरसेप्ट कहलाएगा, C कहलाएगा। जैसे अब मान लो ये लाइन ऐसे गया है, दूसरा लाइन, इसका इंटरसेप्ट बोलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा क्या होगा, C होगा, Y इंटरसेप्ट होगा। तो Y इंटरसेप्ट क्या हो गया, ओरिजिन से कहाँ, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे लाइन Y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या होगा, y इंटरसेप्ट मतलब c का वैल्यू होगा। ठीक है, तो c का वैल्यू पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, 0। जैसे इस केस में c पॉजिटिव है, इस केस में c नेगेटिव है, और c का वैल्यू 0 रहेगा। 0 कहने का मतलब कि उसका y एक्सिस में डिस्टेंस 0 है। y एक्सिस में डिस्टेंस 0 है कहने का मतलब क्या हो गया, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, y एक्सिस में डिस्टेंस 0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। यानी कि इस पॉइंट से अगर लाइन, कोई भी लाइन अगर पास करके जा रहा है इस पॉइंट से, और वो हमारा क्या होगा, इस जिसका c का वैल्यू 0 होगा, इंटरसेप्ट 0 होगा। तो जो पॉइंट ओरिजिन से पास होके जाएगा, जो लाइन ओरिजिन से पास होके जाएगा, और उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट कितना होगा, 0 होगा। उसका x इंटरसेप्ट भी 0 होगा, y इंटरसेप्ट भी क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखना है, c का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। अब हम लोग एक एक करके हम लोग कुछ केसेस लेते हैं, और डिफरेंट केसेस में m का वैल्यू और c के वैल्यू के लिए हम लोग ग्राफ देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं m का वैल्यू अगर 0 हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, इक्वेशन क्या होगा, और किस तरह से ग्राफ बनेगा। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग केस जिसमें m का डिफरेंट वैल्यू होगा और c का डिफरेंट वैल्यू होगा। तो केस 1, पहला हम लोग केस स्टार्ट किए जिसमें
m का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव, m पॉजिटिव है, m का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका कहने का मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, ये इसका मीनिंग होता है m ग्रेटर देन 0, मतलब m का वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव मतलब 0 से जितने भी बड़े नंबर रहेंगे वो सारे हमारा m का वैल्यू हो सकता है। तो यानी tan थीटा पॉजिटिव होगा। और tan थीटा पॉजिटिव किस केस में हो जाता है, जब थीटा क्या हो, एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल कहने का मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री और 90 डिग्री के अगर बीच में अगर लाई कर रहा है थीटा का वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे वो एक्यूट एंगल है। तो m अगर पॉजिटिव है तो ये डिपेंड करता है कि हमारा एंगल कैसा है। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, डिफरेंट ग्राफ, जिसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो पहला पॉसिबिलिटी फर्स्ट में, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है और एंड c का वैल्यू भी पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसे बन सकता है। m का वैल्यू भी पॉजिटिव है और c का वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो किस तरह का ग्राफ रहेगा। तो देखिए y एक्सिस एंड ये x एक्सिस। पहला है m का वैल्यू पॉजिटिव है, m का वैल्यू पॉजिटिव कहने का मतलब, जो m पॉजिटिव मतलब कितना एक्यूट एंगल बनाना चाहिए ग्राफ, और c का वैल्यू पॉजिटिव। c का वैल्यू पॉजिटिव कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी लाइन जा सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकता है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर। मैं पूछूंगा कि c का वैल्यू पॉजिटिव तो रिप्रेजेंट तीनों कर रहा है, m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो हम लोग क्या देखेंगे, x एक्सिस के साथ कौन एक्यूट एंगल बना रहा है। तो x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल ये बना रहा है क्या, तो नहीं। ये बना रहा है क्या, तो बोलेंगे हाँ। तो यानी इसका मतलब ये होगा, यानी कि ये जो है, इस ऐसा जो ग्राफ आएगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, c इसका पॉजिटिव है, देखो ऊपर है y एक्सिस में, और c पॉजिटिव है, और थीटा जो है, एंगल जो है वो कैसा है, 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो यानी कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसा जब भी ग्राफ रहेगा तो ये रिप्रेजेंट कराएगा c का वैल्यू पॉजिटिव और m का वैल्यू भी पॉजिटिव। दूसरा आप देखते हैं, जिसमें m का वैल्यू जो है सेकेंड नंबर वो पॉजिटिव लेना है, और c का वैल्यू जो लेना है वो नेगेटिव लेना है। तो कैसा ग्राफ रहेगा, देखिए c का वैल्यू नेगेटिव इधर कहीं पे आएगा, नीचे y एक्सिस में नेगेटिव आएगा, सो इधर कहीं रहेगा, और m का वैल्यू पॉजिटिव, m का वैल्यू पॉजिटिव के लिए ग्राफ ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये एक्यूट एंगल ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये कितना होगा, 180 डिग्री हुआ, एक्यूट एंगल नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। सो एक पॉसिबिलिटी है c का वैल्यू पॉजिटिव, ये वाला बने, ठीक है। थर्ड केस में लिए कि m का वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन c का वैल्यू जो है वो कैसा है, 0 है। तो m का वैल्यू पॉजिटिव और c का वैल्यू क्या हो गया, 0 होगा। तो देखिए c का वैल्यू 0 मतलब ये, m का वैल्यू पॉजिटिव मतलब ये ऐसे, तो ये एक्यूट एंगल बनाते हुए ऐसा लाइन रहेगा, ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। बोलेंगे सर ऐसा कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें m का वैल्यू पॉजिटिव हो और c का वैल्यू नेगेटिव हो। तो जैसे y इक्वल टू 2x माइनस 3, तो ये देख लिए c का वैल्यू नेगेटिव आ गया, m का वैल्यू 2 है जो कि पॉजिटिव है। ऐसा बताओ जिसमें m का वैल्यू पॉजिटिव हो, c का वैल्यू 0 हो। तो जैसे m इक्वल टू केवल 2x रहेगा, तो 2 पॉजिटिव नंबर है और c का वैल्यू यहाँ नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं जिसमें m का वैल्यू नेगेटिव हो और फिर c पे देखेंगे।
अब हम लोग केस 2 देखेंगे। केस 2 में देखेंगे कि m का वैल्यू अगर हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो इसका मतलब m लेस देन 0 होगा। 0 से जितना भी छोटा वैल्यू -1 -2 -0.1 जो भी रहेगा -0.01 है ना, ये नेगेटिव वैल्यू जो भी रहेगा वो लेस देन 0 रहेंगे। और लेस देन 0 रहेगा तो स्लोप नेगेटिव रहेगा, तो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा। और tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब आएगा? जब थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हो, यानी कि 90 और 180 के बीच में लाई करना चाहिए। तो अब हमारा केस 2 होता है यहाँ पे, जैसे हम लोग देखते हैं ये एक ग्राफ देखिए y और x। इसमें पहला केस लेते हैं, c का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। c पॉजिटिव मतलब यहाँ पे आ गया, ऊपर में आ गया। c पॉजिटिव मतलब दो पॉसिबिलिटी बनता है, या तो लाइन ऐसे खींचे या ऐसे खींचे। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं लाइन। तो ऐसे ड्रॉ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये कितना देखो x एक्सिस से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है। सो ये हमारा इस केस में m का वैल्यू नेगेटिव आएगा। दूसरा केस इसमें लेते हैं, c का वैल्यू लेस देन 0 हो, m तो नेगेटिव हो, उसके साथ साथ c का वैल्यू लेस देन 0 हो मतलब नेगेटिव हो। c का वैल्यू नेगेटिव मतलब यहाँ पे लाइन करेगा, नीचे आएगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है एक ग्राफ ऐसे बने और एक ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो ये एंगल जो बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा, यानी कि m का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। वो नहीं बनाना है, यानी हम लोग कैसे बना सकते हैं? ऐसे इस तरह से बनाए तो m का वैल्यू क्या हो गया? ये थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 और 180 के बीच में आ गया, और यानी कि वो क्या हो गया? tan थीटा नेगेटिव आएगा और यहाँ स्लोप भी नेगेटिव है। तो ये हमारा हो गया। तीसरा केस हम लोग देखेंगे इसमें कि c का वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देते हैं। थर्ड केस में c का वैल्यू हम लोग क्या रख दिए? 0। जब c का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये हमारा लाइन होगा y एक्सिस x एक्सिस, c यहाँ पे होगा। अब उस केस में ग्राफ पॉसिबिलिटी कैसे बनता है? तो ये पॉसिबल बनता है क्योंकि एंगल x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 और 180 के बीच में बना रहा है। सो ये पॉसिबिलिटी है जब m का वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो। तब केस थर्ड में देखते हैं जब m का वैल्यू 0 हो। केस थर्ड है जो m का वैल्यू 0 है। m का वैल्यू 0 में tan थीटा भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, थीटा मतलब क्या है? x के साथ एंगल, x के साथ कोई एंगल नहीं है, मतलब ये कंडीशन है पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल हमारा जो भी लाइन बनेगा वो होगा। जैसे हमारा पहले y हो गया, ये x हो गया, y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। tan थीटा पहला केस में c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। c का 0 यहाँ पर रहेगा और वो कैसा बनाना है? एंगल 0 डिग्री पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये वाला ग्राफ जो रहेगा उसमें m का वैल्यू स्लोप 0 रहेगा। यानी कि अगर m का वैल्यू 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू x एक्सिस। y हो गया, x हो गया। c का वैल्यू अगर हम लोग लेस देन 0 कर दिए तो लेस देन 0 नीचे होता है, ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस ऐसे बनेगा। c का वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में अगर y अगर हम लोग लेते हैं, x ले लेते हैं, c 0 यहाँ है, यानी पैरेलल टू x एक्सिस बनाएंगे तो x एक्सिस पे ही हो जाएगा। तो m भी 0, c भी 0 है ना। तो क्या हो गया? x एक्सिस ग्राफ हो जाएगा। तो m का वैल्यू 0, जैसे हमारे y इक्वल टू mx प्लस c, m का वैल्यू भी 0 है और c का वैल्यू भी 0 है, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0, यानी y इक्वल टू 0। ये y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है और y इक्वल टू 0 होता क्या है? ये x एक्सिस होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 में m का वैल्यू क्या लेंगे? इन्फानाइट लेंगे। m का वैल्यू अगर इन्फानाइट लेते हैं तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? इन्फानाइट होता है। tan थीटा का वैल्यू इन्फानाइट कब आ रहा है? जब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री, यानी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो जैसे पहला केस लेते हैं जिसमें c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो c के यहाँ पे दिया 90, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से 90 डिग्री किससे? x एक्सिस के साथ,
और एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बनाने वाले हमेशा पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, तो यहाँ पे लिख देंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, सी का वैल्यू पॉजिटिव, सी का वैल्यू पॉजिटिव यहाँ है ना, और सी का वैल्यू पॉजिटिव, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, सी का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव ले लेंगे सी। हाँ, जब याद रहे उस केस में हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस जब बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनने वाला है, ऐसे में से इनमें से कोई बनेगा। क्या ये कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो याद रहे इस केस में है ना वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक जगह कर सकता है जब पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाए। केवल एक ही कंडीशन है, x इक्वल टू जब 0 रहेगा तब क्या होगा कि पूरा का पूरा y एक्सिस पे ओवरलैप कर जाएगा। x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस को। जैसे y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही x इक्वल टू 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा यहाँ c का वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा। c का वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, c का वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि अनडिफाइंड रहेगा। m इन्फिनिटी वाला केस जो होता है वो m इन्फिनिटी वाला केस, जैसे y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, ऐसा अगर पुट करते हैं तो ये होगा क्या, तो नहीं। y x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1/2, x का वैल्यू अगर दिया रहे तो वहाँ तो y है नहीं, तो उस केस में ये ग्राफ बनता है। तो ये पहले हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं कि अगर x का वैल्यू 1 हो तो ये देखो ये ग्राफ बना, x का वैल्यू 2 हो तो देखो ये ग्राफ बना, x का वैल्यू -1/2 हो तो देखो -1/2 वाला ग्राफ यहाँ बना। तो ये x का वैल्यू पे रिप्रेजेंट करता है, x का वैल्यू अलग अलग रहेगा। ये हमारा इस केस में m का वैल्यू जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, और इस केस में m का वैल्यू जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। जब m इक्वल टू 0 रहेगा तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर m का वैल्यू इनफाइनाइट रहेगा तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, और फिर हम लोग आगे और बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमारे पास दिया है ड्रॉ द ग्राफ तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2y - 4x + 3 = 0, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस फॉर्मेट में लाना है y = mx + c। उसको फॉर्मेट में लाने के लिए y का कोफिशिएंट 1 करना है, तो y को के अलावा सारे को उधर ले जाएंगे। तो ये वाले इक्वेशन को हम लोग लिख के आ सकते हैं 2y, उस साइड ले जाएंगे 4x को तो माइनस प्लस आ जाएगा, +3 है तो ये जाएगा -3। अब 2 को सबसे डिवाइड करते हैं तो y इक्वल टू आ गया 4/2x - 3/2, 2 इधर इससे भी डिवाइड और इससे भी डिवाइड होगा। सो हमारे पास y इक्वल टू आ गया, कैंसिल होकर 2x - 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं या 3/2 लिखना चाहें। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल टू mx + c से, जहाँ x के y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, m x का मल्टीपल में यहाँ m है, यहाँ x के मल्टीपल में 2 है, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 2। कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू मतलब 0 और 90 के बीच में रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा, पॉजिटिव रहता है। तो अब c का वैल्यू देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो c का वैल्यू आ गया -1.5 का, माइनस या प्लस, तो c का वैल्यू -1.5। और इन दोनों डेटा से अब हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हमारा ग्राफ है इस लाइन का, y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। अब देखते हैं c का वैल्यू -1.5, तो -1. का वैल्यू यहाँ कहीं पे लाई करेगा, तो इसको हम ले लेते हैं -1.5, ये c हो गया। y एक्सिस में जो डिस्टेंस रहेगा जहाँ पे लाइन कट करके जाएगा वो हमारा c होता है, तो -1.5।
अब देखते हैं थीटा का वैल्यू कितना है। एम का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में। सो यहाँ पे ग्राफ जो 0 और 90 डिग्री के बीच में दो पॉसिबिलिटी बनता है, इस पॉइंट से ऐसे लाइन जाए या ऐसे जाए। अगर हम लोग ऐसे लेके जाते हैं तो देखते हैं ये थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम बन रहा है, यानी कि यही लाइन होगा। सो ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ हमारा क्या बना, इस तरह से बना। ये किसका ग्राफ है, 2y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है और उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग ऐसे बने। आगे हम लोग और एग्जाम्पल देखते जाते हैं और कैसे ग्राफ बनाते हैं उसको हम लोग देखते जाएंगे। सो ये बेसिक है, इसको जानना जरूरी है। ये ग्राफ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक चैप्टर में ग्राफ आएगा, खासकर लीनियर इक्वेशन के ग्राफ आएंगे और हम उसी से हम लोग को बहुत सारा चीज़ कैलकुलेट करना रहेगा।